हाय गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्या फैक्टर रहे, इम्पैक्ट क्या रहा, हम ये स्टडी करेंगे। कौन कौन से फैक्टर थे जो एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो अच्छे रहे, जो आगे रहे, ठीक है ना। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 तक 2 साल रहा। ये 1 अगस्त 1920 में ये स्टार्ट हुआ, गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। देखो, गांधी जी ने 3 किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट्स अच्छी तरह चली। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई। इसमें क्या हुआ, इसमें तो मार्केट को बंद कर दिया गया। जो वाइन की शॉप थी उस टाइम उसको भी बंद कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट की जॉब्स थी, जॉब्स जो गवर्नमेंट में हम कर रहे थे उसको हमने क्विट कर दिया। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने स्कूल छोड़ना बंद कर दिया। और जो चरखा था, खादी था, अवार्ड वापसी था, ये चीज़ें उन्होंने इसमें इस्तेमाल की कि ताकि तब जाके जो कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो आगे चलती रही। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट भी रहा। तो उसके बाद हम देखते हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की। तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक, कब की गई? 1920 में। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके जो ऊपर क्वेश्चन और भी बहुत आ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की हम बात करेंगे। खिलाफत मूवमेंट क्या है? देखिए, जो खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट जो थी ये मुस्लिम ब्रदर्स ने अपोज किया था इंग्लैंड को। किसको किया था? इंग्लैंड को। क्योंकि उस टाइम जो इंग्लैंड का रूल था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स और मोहम्मद अली, शौकत अली। देखो, अली ब्रदर्स बोला जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा जाता है अली ब्रदर्स। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अपोजिट में आ गए इंग्लैंड के। तो इस मूवमेंट की जो लीडर थे वो थे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हुआ क्या, भारत और इंग्लैंड, जिस तरह जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और इंग्लैंड एक साइड थे, तुर्की अलग साइड था। अब देखो, जो भारत के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम थे वो तुर्की के साथ थे। बात ये थी, जो मुस्लिम थे हिंदुस्तान के अंदर वो तुर्की के साथ थे। अब क्या हुआ, क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था उसको सपोर्ट करते थे। हालांकि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने फुल सपोर्ट की। गांधी जी हिंदू थे लेकिन इन्होंने मुस्लिम की सपोर्ट की। अब इनका क्या कहना था, जो मुसलमान रहने वाले थे इंग्लैंड के, तो क्योंकि अब उस टाइम जंग चल रहा था तुर्की और इसके दरमियान, इंग्लैंड के दरमियान, तो उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के मुसलमान थे उनका ये कहना था कि जो तुर्की का अगर आप खलीफा, जो वहाँ पे खलीफा हैं, अगर आप उसको क्या करना है, ज़िंदा पकड़ना है, मारना नहीं है। अगर वो बच गया उसको ज़िंदा पकड़ना है। और जो, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो उसके बिल्कुल साथ थे, तुर्की के साथ थे, क्योंकि वो मानते थे कि जो खलीफा है, खलीफा को जो मुस्लिम थे वो मानते थे। अब क्या था, इंग्लैंड ने तो कहा ठीक है, लेकिन बाद में इंग्लैंड वालों ने अपना जो वादा था वो पूरा नहीं किया। तो जो जो मुसलमानों की ये मूवमेंट थी, जो देखा जाए जो खिलाफत मूवमेंट है, ये किसकी थी? ये अली ब्रदर्स ने। क्वेश्चन आ सकता है खिलाफत मूवमेंट में कौन था? ये अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन और इनका जो लीडर था इसमें अब्दुल कलाम जी भी थे, और गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट किया। और जो खिलाफत मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये रहा, ये थोड़ा बहुत था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। जो ब्रिटिश वाले थे, क्योंकि तुर्की का जो पहला नाम था वो था अंटोमन अम्पायर। तो अंटोमन अम्पायर जो था, अब इसको क्या, इसमें क्या था, जो इंग्लैंड वाले थे ये खलीफा को हटा रहे थे। तो टोटली ये खलीफा को हटा रहे थे, जिसकी वजह से ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब हम बात करेंगे मुनीस किम्स रिफॉर्म, ठीक है ना। ये सेकंड फैक्टर था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, ठीक है ना। मुनीस चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये जो था ये सेकंड था। इसी को, ये कब हुआ था? ये 1919 में था।
ये हुआ था। जो उस टाइम के जो वाइस रॉय थे वो थे चेम्सफोर्ड, उन्हीं ने किया था ये चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में लाया था। तो उसकी भी अपोजिशन में थे, ठीक है ना। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट था, ये एक एक्ट लाया गया था। किसकी वजह से किसने लाया था ये? उस टाइम जो वाइस राय थे ये थे चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, इन्होंने लाया था। तो ये भी एक इसका क्या था, एक फैक्टर था। उस फैक्टर की वजह से इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पहला फैक्टर क्या था? खिलाफत मूवमेंट। और दूसरा फैक्टर क्या है? मुनीज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये एक एक्ट था 1919 में जो ब्रिटिश ने लाया था। किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर। इसको क्या बताएं, ये एक कानून था, ठीक है ना, कानून लाया गया था। तो इसमें भी इंडिया नाराज़ थे। इंडिया जो हमारा था, ये इंडियन लोग जो नाराज़ थे इस जो ये कानून लेके आए थे ये इंग्लैंड वाले, तो इससे भी एक एग्रेशन पैदा हुआ यहाँ पे। तो इसकी भी एक फैक्टर था। उसके बाद हम देखते हैं रौलट एक्ट, नो दलील, नो वकील, नो अपील। देखो जी, रौलट एक्ट जो था इसको हम कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। 19 मार्च 1909 में, देखो 19 मार्च 1909 में ये एक एक्ट लाया गया जिसको हम कहते हैं काला कानून। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, ऑन द बेस ऑफ डाउट यू कैन अरेस्ट एनीवन, ऑन द बेस ऑफ डाउट यू कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट एडवोकेट, विदाउट पार्टीशन, विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है ना, नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो ऐसा कानून उन्होंने पैदा कर दिया था। ये भी एक प्रेशराइज करने का एक अच्छा रूल था, ठीक है ना। तो ये देखा जाए तो कश्मीर के अंदर भी एक कानून, एक एक्ट लाया गया है जो जिसमें क्या है कि कोई भी कश्मीरी अगर भाई कोई भी जाके कोई भी अगर वो हक की बात भी करेगा उसको उठा के अंदर डाल देते हैं जेल के अंदर, ठीक है ना। समझ लो एक रोल्ड एक्ट हमारे कश्मीर के अंदर भी अभी भी है। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। कोई भी कश्मीरी अपनी जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से दफ़े लगा देते हैं। तो बहुत से कानून हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पास हुए हैं, तो वो रौलट एक्ट ही हैं हमारे ख्याल से, वो तो वही हैं। तो रौलट एक्ट ये भी काला कानून है यहाँ पे। अब क्या था रौलट एक्ट में? क्या था उस टाइम? अगर आपको कोई भी ब्रिटिश अंदर डाल देता है ना, आप कुछ उसके ऊपर आप अपील कर सकते हो, ना कोई दलील है, ना कोई वकील है। ये ऐसा सिस्टम था उस टाइम जो अंग्रेज़ों की तरफ से था। तो ये चलो कोई ना कोई तो याद रहा है इन वालों को। उसके बाद जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग के बारे में हम देखेंगे। ये क्या था? जो जलियांवाला बाग जो सिस्टम था ये एक्चुअली ये रौलट एक्ट के अपोजिशन में था, ठीक है ना। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, ये दो थे, इन्होंने इसको आगे लीड किया था। अब क्या था ये जलियांवाला बाग? क्या था? देखो जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर के अंदर है, ठीक है ना। अमृतसर के अंदर बहुत से लोग वहाँ पे जाते भी हैं। वहाँ आज भी वहाँ पे वो जो उस टाइम जो फायरिंग हुई थी उनकी गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर है। ये क्या हुआ था? रौलट एक्ट के ख़िलाफ़ ये यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल जी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी ये आगे गए थे। यहाँ पे जो जली नाम दिया गया है ये एक फार्मर की जो प्रॉपर्टी था उसको हम, जो फार्मर की उस टाइम प्रॉपर्टी थी उसको हम कहते थे जली, ठीक है, जली। तो उसी नाम से ये पड़ गया था जली। अब देखो एक मुखबर था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज एक बहुत बड़ा मुखबर था उस टाइम। उसने क्या कहा? उसने जनरल डायर को जाके कहा कि वहाँ पे आप जो लोग आए हैं वो क्या है, उनके पास से बहुत सा सामान उनके पास मौजूद है, वो अटैक करने वाले हैं आप पर। तो इसने खुद से जाके झूठ बोला। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो साइलेंट, बिल्कुल नॉन वायलेंस था, वायलेंस वाला प्रोटेस्ट था नहीं। अब जो हंसराज था मुखबर था, जो हंसराज मुखबर था, ये इसने जनरल डायर को झूठ बोला कि वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ साजिशें चल रही हैं, आपको वहाँ पे अटैक करने वाले हैं, ये है वो है। अब क्या हुआ वहाँ पे? जब जनरल डायर अपनी फ़ौज लेके आया वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट की। कई लोग वहाँ पे एक कुआं था वहाँ उस पर छलांगे लगाते रहे। तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट की उस टाइम जो
लिखा था, वहाँ लिखा था कि तकरीबन 379 डेड हुए थे, 1000 इंजर्ड हुए थे और 120 डेड बॉडीज तो वहाँ के कुएं में पड़ी हुई थी। ठीक है ना, ये उनका कहना है। तो 9 अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी भी बनाई गई थी, जो इसको देख रही थी, किसको, जलियांवाला बाग मस्कर में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको देख रही थी। अब हम देखते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट्स, ये क्या था। अब हम बात करेंगे चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में। देखो क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922, 22 फरवरी 1922 में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। ये गोरखपुर के अंदर ये वाक़ा हुआ था। गोरखपुर के अंदर 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो इसमें ये रहा कि अचानक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया। मार्च 1922 में गांधी जी को जेल डाला गया। तो यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से चोरी चोरा जो इंसिडेंट्स था, इसी की वजह से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी इसको बंद कर दिया गया। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो चोरी चोरी इंसिडेंट है वो कहाँ पे हुआ, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। उसकी उस टाइम कौन सा मूवमेंट चल रहा था, NCM, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। न्यू डायरेक्शन टू फ्रीडम मूवमेंट, सत्याग्रह अखाड़ी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये चीज़ें दी गई। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, ये चीज़ें बनाई गई। उसके बाद मास मूवमेंट एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इकट्ठा कर दिया गया। इम्पैक्ट रहा ये, चेंज दी करेक्टर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो पहला करेक्टर था उसको, जो उनके अंदर पहली जो सोच थी उसको अलग कर दिया गया। अब उसके अंदर नई नई चीज़ें डाली गई, ठीक है ना, नई नई चीज़ें, ताकि जो अच्छी तरह आगे रहें। और उसमें क्या रहा, मास मूवमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। मास मूवमेंट की वजह से बहुत से चीज़ें, अब मास मूवमेंट कब होगी, जब आपके अंदर यूनिटी होगी, ठीक है ना। बहुत सी एजुकेशन क्या किया इन्होंने, जब ये बंद कर दिया गया था कि वहाँ पे बाइकआउट कर दिया गया था हर जगह, तो अब क्या किया गया, जो ब्रिटिश का जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसको छोड़ दिया, अपना बनाया, ठीक है। अब देखो अपनों में क्या था, जामिया मिलिया था और काशी विद्यापीठ था, बहुत से विद्यापीठ थे इन्हें जो चलाए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को बहुत ही इसको झटका लग गया था। जो भी उस टाइम अंग्रेज़ों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उन तमाम इंस्टीट्यूशन को क्या कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया था। तो ये भी बहुत बड़ी वजह रही, तो जिससे क्या हुए, अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा क्या हुआ, झटका लगा। उसके बाद देखा जाए करैक्टर किस तरह चेंज हुआ। देखो कांग्रेस में दो दल थे, हमने आपको पहले भी शायद बताया होगा। एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। एक था नरम दल, एक था गरम दल। एक कहता था कि नहीं, वायलेंस से ही सब कुछ होगा, एक दल कहता था नहीं, नॉन वायलेंस से सब कुछ होगा। अब इनका क्या था, जो कांग्रेस का कैरेक्टर था, इन्होंने जो नॉन वायलेंस वाले थे उन्होंने भी कहा नहीं, वायलेंस से, नॉन वायलेंस से सब कुछ होगा, वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला है। ये करैक्टर जो कांग्रेस के अंदर जब चेंज हुआ, तो ये भी एक इम्पैक्ट रहा किसका, जो इन्होंने नेशनल जो मूवमेंट्स थी, मूवमेंट्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। जहाँ से कहीं आपको समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो बेसिक है वो समझाया जाए। तो आगे भी हमारा जो आएंगे वीडियोस, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट होंगे JK SSB के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, हम आपको उसको आगाह करेंगे। तो अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यहाँ पे हम देखेंगे।